साल 322 ईसा पूर्व। मगध के महलों में साजिशें, षड्यंत्र और संघर्ष चरम पर थे। नंद वंश का राजा धनानंद अपने अत्याचारों और लालच के लिए प्रसिद्ध था। उसके भारी करों और निर्दयी शासन ने प्रजा को त्रस्त कर दिया था। राजा को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि उसे अपने पतन का कोई डर नहीं था। इसी समय मगध के बाहर एक युवा लड़का चंद्रगुप्त अपने भाग्य से अनजान था। वह एक साधारण परिवार में जन्मा था, लेकिन उसका जीवन साधारण नहीं रहने वाला था। उसकी तेज बुद्धि और साहस ने उसे विशेष बना दिया था। वह जंगलों में रहता था, वन्य जीवन के नियम सीखता और अपना जीवन यापन करने के लिए छोटे मोटे काम करता। एक दिन उसकी किस्मत तब बदली जब उसकी मुलाकात चाणक्य से हुई, जो तक्षशिला से मगध आए एक बुद्धिमान ब्राह्मण थे। चाणक्य का उद्देश्य केवल एक था, नंद वंश का पतन और एक नए साम्राज्य की स्थापना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में कुछ खास देखा। उसकी आंखों में एक भविष्य का राजा दिखाई दे रहा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, तुम्हारे भीतर वह साहस है जो मगध को बदल सकता है। धनानंद का अंत निश्चित है और तुम उस परिवर्तन के वाहक बनोगे। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन उसके मन में सवाल थे। मैं, एक साधारण बालक जो केवल अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करता है, वह मगध का राजा कैसे बन सकता है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, साधारण से असाधारण बनने का रास्ता कठिन होता है, परंतु तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है। अगर तुम मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हें वह सब सिखाऊंगा जो एक सम्राट को चाहिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले जाने का निर्णय लिया, जहां वह उसे युद्ध कला, राजनीति और शासन के गुण सिखाएंगे। तक्षशिला प्राचीन भारत की महानतम शिक्षण स्थली थी। वहां जाने के बाद चंद्रगुप्त ने दिन रात कठिन प्रशिक्षण किया। उसने धनुष बाण चलाना सीखा, तलवार की कला में निपुणता प्राप्त की और सबसे महत्वपूर्ण बात यह सीखी कि राजनीति और कूटनीति के खेल को कैसे खेला जाता है। चाणक्य का मानना था कि केवल बल से कोई राज्य नहीं जीता जाता, बल्कि बुद्धि से जीता जाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को विभिन्न राज्यों की राजनीति के बारे में सिखाया और उसे नंदवंश के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाने में शामिल किया। चंद्रगुप्त अब न केवल एक योद्धा था, बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ भी बन रहा था। चाणक्य ने उसे सिखाया, युद्ध केवल रणभूमि में नहीं लड़े जाते, बल्कि सत्ता के गलियारों में भी। हर चाल, हर योजना को बड़ी सावधानी से सोचना पड़ता है। इस बीच मगध में धनानंद अपनी शक्ति के चरम पर था, लेकिन उसे यह आभास नहीं था कि चाणक्य और चंद्रगुप्त उसकी सत्ता को समाप्त करने के लिए एक गुप्त योजना बना रहे हैं। मगध की प्रजा नंद वंश के अत्याचारों से त्रस्त थी और चाणक्य इस असंतोष का लाभ उठाने के लिए तैयार थे। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने धीरे धीरे अपने समर्थकों को जुटाना शुरू किया। छोटे छोटे राज्य जो नंद वंश के शासन से परेशान थे, चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एकत्र होने लगे। एक बड़ी सेना का निर्माण होने लगा और विद्रोह की चिंगारी धीरे धीरे भड़कने लगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया, अगर हमें मगध पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें अपनी सेना को न केवल बल से बल्कि मानसिक शक्ति से भी सशक्त बनाना होगा। हमें जनता का समर्थन प्राप्त करना होगा। चंद्रगुप्त ने विद्रोह की पहली लड़ाई मगध की सीमा पर लड़ी। उसकी सेना ने नंद वंश की सेनाओं को परास्त किया। यह उसकी पहली जीत थी, जिसने उसे और उसके सैनिकों को असीम आत्मविश्वास से भर दिया। अब यह केवल एक शुरुआत थी। चंद्रगुप्त की दृष्टि अब मगध के महलों पर थी, जहां धनानंद शासन करता था। पहली जीत के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का नाम उत्तर भारत में फैलने लगा। उसके नेतृत्व में सेनाएं एकत्र हो रही थीं और चाणक्य की योजनाएं धीरे धीरे सफल हो रही थीं। छोटे राज्यों के राजा जो धनानंद के अत्याचार से पीड़ित थे, चंद्रगुप्त के साथ आ गए थे। उनका उद्देश्य एक ही था, मगध के नंद वंश का अंत। अब समय आ गया था कि चंद्रगुप्त अपने मुख्य लक्ष्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, मगध की जनता पहले से ही परेशान है, हमें उनका समर्थन प्राप्त करना होगा। धनानंद की शक्तिशाली सेना से लड़ने के लिए केवल शस्त्रों की नहीं, बल्कि जनता की आशीर्वाद की भी आवश्यकता है। चंद्रगुप्त ने अपने सैनिकों को तैयार किया, लेकिन साथ ही वह गुप्त रूप से पाटलिपुत्र की जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ाने लगा। उसने नंद वंश के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह के बीज बोए। धीरे धीरे पाटलिपुत्र की गलियों में उसके नाम की गूंज सुनाई देने लगी।
लोग उसके साहस और न्यायप्रियता की कहानियां सुनने लगे और जनता का विश्वास जीतने में उसे सफलता मिलने लगी। अब जब जनता का समर्थन चंद्रगुप्त के पक्ष में था, उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। यह वह अंतिम संघर्ष था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देना था। चाणक्य ने योजना बनाई कि पहले वे धनानंद की सेना के कुछ हिस्सों को भटकाकर कमजोर करें, फिर सीधे पाटलिपुत्र के मुख्य द्वार पर आक्रमण करें। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को कई भागों में बांट दिया। एक दल ने मगध के पश्चिमी क्षेत्रों में हमला किया, जबकि मुख्य सेना पाटलिपुत्र की ओर बढ़ी। नंद सेना भ्रमित हो गई और वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि असली आक्रमण कहां से होगा। इसी बीच चंद्रगुप्त और उसकी सेना ने पाटलिपुत्र के मुख्य द्वार पर धावा बोल दिया। युद्ध के मैदान में चंद्रगुप्त ने अद्वितीय वीरता दिखाई। उसकी सेना ने नंद सेना को चारों ओर से घेर लिया। पाटलिपुत्र की गलियों में भीषण युद्ध हुआ। धनानंद के महल के बाहर चंद्रगुप्त की सेना का सामना नंद वंश की विशाल सेना से हुआ, लेकिन जनता अब पूरी तरह से चंद्रगुप्त के पक्ष में थी। धीरे धीरे नंद सेना कमजोर पड़ने लगी और चंद्रगुप्त ने अपने शत्रुओं को पछाड़ते हुए महल के द्वार तक पहुंचने में सफलता पाई। अंततः वह घड़ी आ पहुंची जब चंद्रगुप्त और चाणक्य ने महल के भीतर प्रवेश किया। धनानंद अपने सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। उसने अपनी विशाल सेना, धन और वैभव के बल पर कभी भी अपनी हार की कल्पना नहीं की थी, लेकिन अब वह एक अकेला राजा था जिसकी शक्ति और साम्राज्य का अंत सामने खड़ा था। चाणक्य ने धनानंद से कहा, तुम्हारे अत्याचार और लालच ने तुम्हारे राज्य को बर्बाद कर दिया। जनता का विश्वास खोना सबसे बड़ा पाप होता है और आज इसका परिणाम तुम्हारे सामने है। धनानंद ने अंतिम प्रयास के रूप में अपने कुछ शेष सैनिकों को आज्ञा दी कि वे चंद्रगुप्त और उसकी सेना पर हमला करें, लेकिन यह बेकार साबित हुआ। चंद्रगुप्त ने धनानंद को बंदी बना लिया। नंद वंश का अंत हो चुका था और एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बिठाया गया। उसकी विजय ने पूरे भारतवर्ष में एक नए युग की शुरुआत की। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने एक संगठित, शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासन की नींव रखी। उसने न केवल मगध को सुदृढ़ किया, बल्कि पूरे उत्तर भारत को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में न्याय व्यवस्था को महत्व दिया, कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया और सेना को सशक्त बनाया। उसने अपने राज्य को विभाजित कर हर क्षेत्र में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की। जनता अब सुख और शांति का अनुभव करने लगी थी और मौर्य साम्राज्य की गूंज दूर दूर तक फैलने लगी थी। चाणक्य, जो अब तक चंद्रगुप्त का गुरु और सलाहकार था, ने अपनी नीति और रणनीति से मौर्य साम्राज्य को अजेय बना दिया। उसने अर्थशास्त्र की रचना की, जो आज भी राजनीति और शासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य को सुदृढ़ कर रहा था, उसी समय पश्चिम से एक और शक्तिशाली राजा सिकंदर महान भारत की सीमाओं पर दस्तक दे चुका था। हालांकि सिकंदर का आक्रमण पंजाब क्षेत्र तक ही सीमित रहा, लेकिन उसकी सेनाएं भारत के लिए एक गंभीर चुनौती थीं। चाणक्य ने सिकंदर के आक्रमण को रोकने के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया। सिकंदर की सेना विशाल थी, लेकिन भारतीय पर्वतों और जंगलों में लड़ने का उनका अनुभव कम था। चंद्रगुप्त ने पंजाबी राज्यों के साथ संधि कर सिकंदर की सेना को रोकने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। हालांकि सिकंदर के अचानक निधन ने उसका आक्रमण रोक दिया, लेकिन उसकी सेनाओं ने भारतीय राजनीति में एक हलचल मचा दी थी। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के गवर्नरों को हराकर पंजाब क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब मौर्य साम्राज्य और भी विशाल हो गया था। सम्राट चंद्रगुप्त का शासनकाल अत्यंत सफल रहा। उसने पूरे भारतवर्ष को एक शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य में बदल दिया था। उसके शासनकाल में व्यापार, कृषि और शिल्पकला का भरपूर विकास हुआ। उसने आंतरिक शांति स्थापित की और बाहरी आक्रमणों से देश को सुरक्षित रखा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राजपाट छोड़ने का निर्णय लिया। वह अब साधना और आत्मज्ञान की ओर आकर्षित हो रहे थे। उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और अपने पुत्र बिंदुसार को मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिन दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में बिताए, जहां उन्होंने समाधि ली और एक महान राजा के रूप में इतिहास में अमर हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना से भारत का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य अस्तित्व में आया।
मौर्य साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप को एकता, शक्ति और स्थायित्व प्रदान किया। बिंदुसार और फिर अशोक महान जैसे शासकों ने इस साम्राज्य को और भी आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि साहस, बुद्धिमत्ता और दृढ़ निश्चय की अद्भुत मिसाल है। उसकी विजय केवल रणभूमि तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने भारतीय राजनीति, कूटनीति और समाज को नई दिशा दी। इस प्रकार यह कहानी हमें उस समय की राजनीति, युद्ध और नेतृत्व के गुणों की अद्वितीय झलक दिखाती है। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन हमें सिखाता है कि सही मार्गदर्शन और साहस से असंभव भी संभव हो सकता है।